हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। यानी कि आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग वन शॉट के अंदर देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़रूरी है, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। डेफिनेटली यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हर टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं और वन शॉट के अंदर पूरे न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे इस सेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने लिख दिया हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट न्यूमेरिकल सेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि न्यूमेरिकल का प्रोबेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर तीन चीज़ है। पहला चीज़ तो होता है हमारे पास एरर के ऊपर, दूसरा चीज़ हमारे पास होता है डायमेंशन और तीसरा होता है सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चंस को देखते हैं और डायमेंशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने का। तो उसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर डेफिनेटली आपके कंपटीशन में चाहे जेई हो या फिर हम कह सकते हैं आपका नीट है या सीबीएसई का बोर्ड है, डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर से क्वेश्चन आपको 100% 3 मार्क्स का डेफिनेटली आपको पूछेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको नीचे कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और उसको आपको डायमेंशनली चेक करना है कि वो डायमेंशनली एक्सप्रेशन करेक्ट है या नहीं है। अब देखिए, ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक्सप्रेशन मैथमेटिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमको डायमेंशन के बिहाफ पे चेक करना है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है। दैट मीन्स डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म है, यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन के अंदर दो टर्म होता है, LHS और RHS। तो हमें LHS का भी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और RHS का भी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अगर LHS और RHS दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा तो इसका मतलब जो दिया हुआ इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा और वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो लेट अस वी कैन चेक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे DF ऑफ LHS, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला किसका हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का, जो भी गिवन इक्वेशन है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड का क्या लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमारे पास है हाफ mv²। और आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट का, क्योंकि न्यूमेरिकल डिजिट कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं करता है और डायमेंशन फॉर्मूला किसका एग्जिस्ट करता है, डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का होता है, किसी न्यूमेरिकल डिजिट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जो हाफ है यहाँ पे उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें उसका डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल डिजिट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, mv²। तो हम लोग देखते हैं, इनके सब डायमेंशन फॉर्मूला मास है, m लिख देंगे और वेलोसिटी है तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो LT माइनस क्या होता है 1 इसका स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो m ये क्या हो जाएगा L² और T माइनस 2। अब हम देखते हैं DF ऑफ RHS जो कि हमारे पास क्या दे रखा है mgh। तो इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो मास का m हो जाएगा, स्मॉल g को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है LT-2। और यहाँ पे देखिए हाइट आपको हमेशा क्या देगा, डिस्टेंस देगा, लेंथ देगा। तो इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L से। आप इसको अगर लिखोगे एक साथ तो m हो गया, अब L इंटू L क्या हो जाएगा L² और T माइनस 2। तो आप यहाँ से देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS हमारे पास क्या आ गया ml² T माइनस 2 और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS हमारे पास क्या हो गया ml² T माइनस 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS।
इसका मतलब हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया है ये डायमेंशनली भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास LHS के आया वही डायमेंशन फॉर्मूला हमारा किसका आया, RHS का। तो यानी कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ईजी है। तो चलिए इसी के ऊपर एक दूसरा प्रोफाइल का देखते हैं कि इसी डायमेंशन एनालिसिस के बिहाफ पे, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बिहाफ पे कितने प्रोफाइल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास एक प्रोफाइल का था, आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा प्रोफाइल का क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन। आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, जहाँ पे f जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली a और b जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी दो टर्म है, इसका एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फॉर्मूला। और उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो a अपॉन में b, यानी कि a और b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद दोनों का क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। एक्चुअली हमें a अपॉन में b फाइंड आउट करना है। तो लेट अस वी कैन चेक, देखते हैं हम लोग गिवन हमारे पास क्या है। गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो 100% LHS का हर एक टर्म जो होगा वो RHS के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वहाँ पे LHS का डायमेंशन फॉर्मूला और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि f का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इस टर्म के बराबर होगा और इसी f का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, बी टी स्क्वायर के बराबर। यानी कि f का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा a रूट एक्स के बराबर होना चाहिए और f बी टी स्क्वायर, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन, जहाँ पे ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हो तो LHS के हर एक टर्म को आप RHS के हर एक टर्म के क्या करोगे, इक्वल पुट करोगे। तो देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे पहला केस में हमारे पास क्या हो गया, f इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, a रूट एक्स। तो f इज इक्वल टू अगर हमारे पास a रूट एक्स आ गया तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे f का ऑलरेडी जानते हो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, a। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, f अपॉन में रूट एक्स। अगर a फाइंड आउट करना है तो f अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं। अब f का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, फोर्स mlt माइनस 2, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं mlt माइनस 2। अब देखिए हर एक जगह कैपिटल ब्रैकेट, जब लंबा सारा बहुत सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना रहता है तो वहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो mlt माइनस 2 हो गया और रूट एक्स, रूट को अगर हम हटाएंगे तो रूट का वैल्यू कितना होता है, टू द पावर हाफ, यानी कि हम इजीली यहाँ पे x पे पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ, और x पे पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो अगर हम देखा जाए तो mlt माइनस 2 लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, यानी कि l पे पावर क्या हो गया, हाफ। तो आप यहाँ से नोटिफाई कीजिए, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो l पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम है तो पावर ऐड होता नहीं कुछ, तो l पे पावर 1 है तो 1 माइनस 1/2, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, m, l पे पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा, l पे पावर हाफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t माइनस 2, यानी कि a का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, m l पे पावर हाफ t माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम f को किसके बराबर करेंगे, बी टी स्क्वायर के बराबर करेंगे, बी टी स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली आपको डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से किसका फाइंड आउट करना है, b का, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन में टी स्क्वायर, और f का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2 अपॉन में t, यानी कि टी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू ml, t पे पावर माइनस 2 है और ये भी ऊपर चला जाएगा तो t पे पावर क्या हो जाएगा, नीचे में स्क्वायर है ऊपर में चला जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो ml t पे पावर माइनस 4, यानी कि आपने यहाँ पे देखा a का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, ml पे पावर हाफ t माइनस 2, और b का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, ml t पे पावर माइनस 4। ऑटोमेटिकली आप इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, हेंस
ए अपॉन में बी विच इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, ए का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास कितना है, ए का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम एल पे पावर हाफ टी पे पावर -2 डिवाइडेड बाय बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी पे पावर -4, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इजली इसको सॉल्व कर देखिए, टी ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, और एल जो है ये हाफ और ये हेल तो ये -1 में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे इजीली आप इसको लिख सकते हो एल पे पावर हाफ -1, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल पे पावर माइनस, यानी कि यहाँ पे एल पे पावर हमारे पास डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 1/2 -1, तो यानी कि इस पे हो जाएगा एल पे पावर -12 और टी पे पावर -2 + 4, यानी कि -2 और +4, यानी कि टी पे पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, टी पे पावर 2, यानी कि ए अपॉन बी का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एल पे पावर -12 t², तो ये हमारे पास ए अपॉन में बी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन होगा एलएचएस को क्या करोगे, आरएचएस के हर एक टर्म के इक्वल करके आप, यानी कि f = a√x, और यहाँ से आप अननोन फैक्टर जो भी फाइंड आउट करना है, जैसे ए का फाइंड आउट करना, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिए, ठीक उसी तरह से f किसके बराबर हो जाएगा, bt² के बराबर हो जाएगा। तो आप इजिली यहाँ से क्या कर सकते हैं, b का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करोगे और a और b का जैसे निकल गया तो आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा ईजी नहीं, टफ नहीं है, ईजी है। यानी कि आपको ध्यान देना है कि देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला तो कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा उसको आप डायमेंशनली चेक करोगे, इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी कहते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, यानी कि कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है, दैट मीन्स वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दे रखा है द वंडर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, P + A अपॉन में v² इंटू v - b इज इक्वल टू RT। R हमारे पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और T हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, यानी कि यहाँ पे जो दो टर्म है A और B, उसका हमें क्या करना है, एक्चुअली डायमेंशन फाइंड आउट करना है। हेंस राइट द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। दैट मीन्स यहाँ पे जो A और B का हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ A और B का हमें क्या लिखना है, SI यूनिट भी लिखना है। तो अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला से आपको यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट पता है तो यूनिट से आप डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का पता है तो वहाँ से आप उसका यूनिट भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि ऑलरेडी एलएचएस का जो हर एक टर्म होगा वो आरएचएस के बराबर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो, और ऑब्वियसली ये डायमेंशनली करेक्ट है देन ओनली, क्योंकि किसी भी कोई भी इक्वेशन में अगर हमें किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो ऑब्वियसली वो फिजिकल जो भी एक्सप्रेशन होगा वो 100% डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, हम लिखते हैं इसको। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, P + A अपॉन में v² इंटू v - b इज इक्वल टू हमारे पास RT है, और यहाँ से A और B का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम जानते हैं वी नो डैट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि n को अगर हमने 1 ले लिया तो R ऑलरेडी क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट है, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट T। अगर हम किसी चीज़ को कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो T को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स तो न्यूमेरिकल डिजिट में होगा, ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, और R हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सो ऑटोमेटिकली P + A अपॉन में v² इंटू v - b को हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट।
जीरो, क्योंकि ऑटोमेटिकली पीवी क्या होना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा न्यूमेरिकल डिजिट होता है, तो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, तो 100% वो कांस्टेंट होगा। और आर तो हमारे पास गैस कांस्टेंट है ही, और मैंने कहाँ पे फाइंड आउट किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टी को कांस्टेंट कर देंगे तो राइट हैंड साइड का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं पी प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बहुत ही सिंपल, इसका मतलब है कि आइदर इसका यानी कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों मिलकर के अगर जीरो है तो इसमें से कोई भी एक टर्म जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो आइदर दिस इक्वल टू जीरो, या आइदर आप क्या लिख सकते हो, दिस इक्वल टू जीरो, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस पी प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या आप लिख सकते हो वी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप इजीली डायमेंशन फार्मूला को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस केस में हम लोग देखते हैं, हम लोग P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ए अपॉन में वी स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाइज, अब हमें डायमेंशन फार्मूला किसका निकालना, ए का निकालना है। तो ये जो माइनस साइन आता है इसका कोई रोल डायमेंशन फार्मूला में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ए का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। तो दिस इम्प्लाइज आप सिंपली ए बराबर क्या लिख सकते हो, पी वी स्क्वायर। अब पी हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे दे रखा है पी, इस केस में हमेशा क्या होगा, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, या तो आप इसको रिमेंबर रख सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। देखो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हमारे पास क्या होता है, mlt-2, और एरिया हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एल है और एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, m, ये एल ऊपर चला जाएगा, एल पे पावर -1 और टी पे पावर क्या हो जाएगा, -2, यानी कि ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m एल पे पावर -1 और टी पे पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 और इंटू वी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ऑटोमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम होता है एल क्यू, इसका स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ए का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ml-1, टी पे पावर -2 और एल पे पावर 3 जा कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास हो गया m, और देखिए एल पे पावर -1 और एल पे पावर 6, तो एल पे पावर ऑटोमेटिकली 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5, और टी पे पावर हमारे पास -2, यानी कि ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका मिल गया आपको, ये 5 है, यानी कि m l पे पावर 5 t -2। तो अगर आप इस a का SI यूनिट लिखना चाहते हो तो यहीं पे आप फाइंड आउट करके लिख दीजिए, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मास है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, m l पे पावर 5 t -2, यानी कि इसका SI यूनिट a का क्या हो जाएगा, मास है, तो मास का हो जाता है kg, और लेंथ है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मीटर टू द पावर 5 और सेकेंड -2, यानी कि पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, kg मीटर 5 पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप ए में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला किसका फाइंड आउट करेंगे, बी का फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज आप यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, b। तो दिस इम्प्लाइज b का डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एल क्यू। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसका SI यूनिट फाइंड आउट करूं तो इसका SI यूनिट सीधे क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट में कंक्लूजन क्या है, ए और बी अगर मिल गया तो हमें एक्चुअली वेरी सिंपल, नो डाउट, वेरी सिंपल, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला तो हमारे पास निकल गया, m l पे पावर 5 t -2, और बी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास सीधे क्या हो गया, एल क्यू, वेरी सिंपल। और SI यूनिट तो ऑटोमेटिकली हमने लिख ही दिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ। अब नेक्स्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स
डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g deduced by the method of dimensions the relationship between these quantities. That means ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वाटर का वेव है जो वेलोसिटी, वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी रो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ कहीं भी डिपेंड वर्ड आए इसका मतलब होता है वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन, यानी कि जितना भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दिया, जैसे हमारे पास वेलोसिटी हो गया, वेवलेंथ हो गया, डेंसिटी हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हमें क्या करना है, एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। यानी कि हमारा क्वेश्चन है द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स, यानी कि एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन वेवलेंथ लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल g के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब दिस इम्प्लाइज, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वाटर वेव का वेलोसिटी है वो इन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है ना, हमने सिर्फ लिखा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रो एंड g, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लैम्डा का कितना टाइम्स है या कितना पावर में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने सिंपली लिख दिया कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रो एंड g। तो हमें इसके ऊपर क्या करना है, पावर के रूप में हमें एक कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे पावर के रूप में भी क्या करना होगा, देना होगा। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रो एंड g, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पे पावर हमने क्या ले लिया a, रो पे पावर हमने क्या ले लिया b और g पे पावर क्या ले लिया c। यानी कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख दिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लैम्डा रो और g का कितना टाइम्स है v। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पावर लेकर के चलेंगे। लैम्डा के ऊपर हमने पावर ले लिया a, रो के ऊपर पावर b ले लिया और g के ऊपर हमने क्या ले लिया, पावर c ले लिया। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम रिमूव करेंगे तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट टर्म k से एलिमिनेट कर देंगे। लैम्डा पे पावर क्या लिख देंगे a, रो पे पावर हमारे पास क्या हो गया b और g पे पावर हमारे पास क्या हो गया c। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया। अब हमारा टारगेट क्या होता है, तो टारगेट होता है एक्चुअल रिलेशनशिप को ड्राइव करने के लिए a, b और c का हमें कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जैसे हमें a, b, c का कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट होगा तो हम उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट होता है। तो लेकिन इस रिलेशनशिप को जो हमें एस्टेब्लिश करना है, फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल DIMENSIO, डायमेंशनल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, तो हमारे पास सीधे एक्सप्रेशन हो गया लैम्डा पे पावर a, रो पे पावर हमारे पास b हो गया और g पे पावर हमारे पास कितना हो गया c। तो मेथड आप ये भी हमें किसको इंडिकेट कर, वेलोसिटी का मतलब हो गया LT माइनस 1 लैम्डा, यानी कि लैम्डा वेवलेंथ भी हमें क्या दे रहा है, लेंथ ही तो दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली हम L पे पावर क्या ले लेंगे a, और यहाँ पे क्या है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो ऑटोमेटिकली ml माइनस 3 मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा ml माइनस 3 और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LT माइनस 2 पे पावर कितना हो गया c। अब दिस इम्प्लाइज LT माइनस 1, इधर देखें तो L पे पावर हमारे पास कितना हो गया m, और यहाँ पे टू दी पावर क्या है, सॉरी रो पे पावर कितना था हमारे पास b, तो m पे पावर कितना हो जाएगा b और L पे पावर माइनस 3b, यहाँ पे L पे पावर कितना हो जाएगा c और t पे पावर कितना हो जाएगा माइनस 2c। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग LT माइनस 1 इज इक्वल टू, अब L वाले को एक जगह अरेंज कर देते हैं, पहले हम m को इधर ले आते हैं, m कहीं है नहीं, m पे पावर हो गया b। अब L के ऊपर देखेंगे L और तीनों मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो L पे पावर क्या हो जाएगा a माइनस 3b
यानी कि ये क्या हो जाएगा -3b प्लस c, और उसके बाद t है तो t पे पावर हमारे पास सीधे -2c आ गया। अब इधर देखिए RHS में हमारे पास MLT है, लेकिन इधर सिर्फ LT है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम दोनों साइड बेस को बराबर करने के लिए हम इधर भी क्या कर सकते हैं, अगर m नहीं है तो m पे पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं x पे पावर 0, यानी कि आप कहीं भी, आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर x पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि m पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, चाहे लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेस को बराबर करने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हमने m पे पावर यहाँ पे क्या ले लिया 0, और l t पे पावर कितना हो गया -1 इज इक्वल टू हमारे पास m पे पावर कितना हो गया b, l पे पावर a -3b प्लस c, और t पे पावर हमारे पास -2c। अब देखिए इधर भी MLT, इधर भी MLT। अब इक्वेशन के LHS और RHS दोनों साइड अगर हमारा बेस बराबर होता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल, ऑन इक्वेटिंग दी पावर्स। तो पावर को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो m पे पहले करेंगे तो 0 = b, यानी कि b कितना वैल्यू हो जाएगा 0, l पे पावर कितना है, l पे पावर यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू कितना हो जाएगा a -3b प्लस c, और उसके बाद t पे पावर कितना है -1 इज इक्वल टू t पे पावर कितना हो गया -2c, माइनस सत्यानाश, c बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2, c इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1/2। तो यानी कि c का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, और b का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, b इज इक्वल टू 0, तो c और b दोनों पता चल गया। अगर इस एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करोगे तो इजिली 1 इज इक्वल टू a -3 × 0 प्लस c के जगह क्या डालोगे हाफ, तो दिस इम्प्लाइज 1 इधर आ जाएगा, सीधे हम -½ कर देते हैं, क्योंकि 3 × 0 0 हो गया, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा a, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 2 - 1, 2 LCM लेंगे तो 2 - 1, तो सीधे हमारे पास कितना आ जाएगा हाफ, यानी कि a का वैल्यू भी हमारे पास कितना आ गया हाफ। अब a देखो, अब कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके जेई और नीट में, या तो आपको यहीं पे ऑप्शन दे देगा कि ABC का हमारे पास वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन के नीचे में आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आप ABC का अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो यहीं पे आप टिक करके निकाल सकते हो, या तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन भी ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर फाइनल एक्सप्रेशन होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने ABC का जो कोफिशिएंट का वैल्यू फाइंड आउट किया, इसको हमें किस में रखना है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, और पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मेन इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, put all these values in equation first। क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या था k, लेमडा पे पावर a, रो पे पावर b, और g पे पावर हमारे पास c, तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू k, लेमडा पे पावर a के जगह हम वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हाफ, रो पे पावर b के जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, और g पे पावर c के जगह भी हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं हाफ। तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू k, लेमडा पे पावर हाफ है तो इसको रूट अंडर लेमडा लिख सकते हैं, रो पे पावर 0 है तो x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू, जी पे पावर हाफ है तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट g, क्योंकि आप जानते हो x पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो रो पे पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। दिस इम्प्लाइज v बराबर सीधे हमारे पास क्या आ गया k अंडर रूट लेमडा जी। ये हमारे पास क्या आ गया, वाटर वेव्स का जो वेलोसिटी था उसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो आपको ऑप्शन में ये भी एक्सप्रेशन दिया हो रहेगा ऐसे k रूट अंडर लेमडा जी। तो आपको यहाँ से भी एक ऑप्शन मिल सकता है A, B और C, और या तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। तो अगर आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपका जेईई में भी और नीट में भी और आपका बोर्ड में भी 100% 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका गारंटेड है। अगर नीट है तो ऑब्वियसली 4 मार्क्स है, IIT है तो वहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स है, और बोर्ड है तो वहाँ पे 3 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम एरर के ऊपर दे रहे हैं, रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से भी आपका नीट में 100% और जेईई में भी आपका डेफिनेटली, और बोर्ड में तो रहेगा ही रहेगा 100% 4 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन है। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर का क्वेश्चन 100% आप क्लिक करके आ जाओगे।
क्वेश्चन कह रहा है ए फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू a स्क्वायर b पे पावर 3/2 अपॉन में c पे पावर 4 d पे पावर हाफ। द परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर 1%, 2%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसके अंदर इस फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। और उस फिजिकल इस एक्सप्रेशन के अंदर और जो रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके परसेंटेज एरर दिए हुए हैं। तो जिसका परसेंटेज एरर नहीं दिया हुआ है उसका आपको परसेंटेज एरर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन उठता है कि रिलेटिव परसेंटेज एरर के ऊपर क्वेश्चन होती कैसे है। तो बहुत ही सिंपल, जो भी एक्सप्रेशन है पहले आप उसको परसेंटेज रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में लिखना है और उसके बाद हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैं जब आपको टाइप्स ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वगैरह पढ़ा रहे थे और रिलेटिव एरर, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया हुआ। तो आप अगर मेरा पिछला वाला वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं एक ही न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ और मेरे ख्याल से इसी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जो हमारे पास फिजिकल क्वान्टिटी है वो हमारे पास क्या दे रखा है, Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, a स्क्वायर है, b पे पावर 3/2 है और अपॉन में क्या है हमारे पास, c पे पावर 4 है और d पे पावर हमारे पास क्या है, हाफ। इसी फिजिकल क्वांटिटी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर, जिसके अंदर a b c d का हमें परसेंटेज दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको परसेंटेज रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में लिखेंगे, परसेंटेज रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे इसी एक्सप्रेशन को। तो बहुत ही सिंपल, देखिए Q है तो मैंने बताया था आपको लिखने का तरीका क्या होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा। जैसे हमारे पास Q है तो डेल्टा Q बाई Q, एक्चुअली डेल्टा Q क्या होता है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर, और Q हमारे पास क्या होता है, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, दैट्स इट। और दोनों के रेशियो को ही हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। यहाँ पे Q है तो हम इसका परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा Q बाई Q। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाई Q, और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 100 इज इक्वल टू। और मैंने ये बताया था कि जितने भी पावर होते हैं वो मल्टीप्लाइड में आ जाता है, और चाहे न्यूमरेटर हो या फिर डेनोमिनेटर, सारे को हम क्या करते हैं, ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो a पे पावर कितना है, 2, तो 2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई a इंटू 100, क्योंकि हमें किसके फॉर्मेट में लिखना है, परसेंटेज के फॉर्मेट में, प्लस b पे पावर कितना है, जो भी पावर है वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लायर में। b का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा b बाई b इंटू परसेंटेज में है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 में, चाहे न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर सारे को ऐड करना है। वेरी सिंपल। सी पे पावर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारे को हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। सी पे पावर कितना है, 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4 डेल्टा c बाई सी इंटू 100 प्लस डी पे पावर कितना है, हाफ, तो डेल्टा d बाई डी इंटू हम क्या लिख सकते हैं, 100। वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे देखिए एक्चुअली डेल्टा Q बाई Q इंटू 100 जो है ये पूरा का पूरा टर्म हमें क्या देगा, Q का परसेंटेज एरर दे देगा। डेल्टा A बाई A इंटू 100 हमारे पास क्या देगा, A का परसेंटेज एरर दे देगा। उसी तरह डेल्टा B बाई B हमें किसका परसेंटेज दे देगा, B का परसेंटेज एरर दे देगा। डेल्टा C बाई C इंटू 100 हमें किसका परसेंटेज दे देगा, C का परसेंटेज एरर दे देगा। और डेल्टा D बाई D हमें किसका परसेंटेज एरर देगा, D का। और ऑलरेडी आपके एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है, A B C D का परसेंटेज एरर आपको दे रखा है। तो रेस्पेक्टिवली आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q% इक्वल टू 2 इंटू ए का परसेंटेज कितना दे रखा है, 1% प्लस 3/2 इंटू बी का परसेंटेज कितना दे रखा है, रेस्पेक्टिवली 2% प्लस 4 इंटू सी का कितना है हमारे पास, 4% प्लस हाफ इंटू डी का परसेंट कितना दे रखा है, 2%। सॉल्व आउट, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनल Q का जो परसेंटेज एरर आ गया वो कितना आ गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे 2% प्लस क्या हो गया हमारे पास 3% प्लस 4 जा 16% प्लस 1%। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 और 3 5 और 16 कितना हो गया 21 और ये 1 22, यानी कि 22% हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। यानी कि सीधे हम लिख सकते हैं सो Q का परसेंटेज एरर हमारे पास कितना आ गया 22%। यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो Q है उसका परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो गया 22%।
दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, यानी कि कोई हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उसका हमारे पास लेंथ और टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैव एरर्स ऑफ 1%, यानी कि जो उसके अंदर लेंथ और टाइम पीरियड का परसेंटेज रिलेटिव एरर हमारे पास दे रखा है। लेंथ का कितना है 1% और टाइम पीरियड कितना है 2% रेस्पेक्टिवली है। तो लेंथ एंड टाइम, यानी कि लेंथ 1% और टाइम पीरियड कितना हो गया 2%। व्हाट इज द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ जी, यानी कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकाला। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, यानी कि जो टाइम पीरियड है, उसका हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। या तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हो कि सिंपल पेंडुलम के अंदर जब वो ऑसिलेट करता है तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आप सीधे लिखना टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन को, आप ध्यान रखना, t इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 पाई रूट अंडर L अपॉन में G। ये ध्यान रखना, ये सिंपल पेंडुलम का क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि टाइम पीरियड का क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। तो वेरी सिंपल, आप इजीली यहाँ से फाइंड, आपको क्या निकाला है, मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट को हटाना तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। दिस इंप्लाइज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा सीधे L अपॉन में जी। और हमें एक्चुअली किसका निकालना, जी का। तो दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर L अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन में टी स्क्वायर है, तो अगर मुझे इस टर्म का रिलेटिव परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल, हम लिख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज रिलेटिव एरर। कैसे लिखेंगे, g को हम लोग डेल्टा g बाई जी इंटू क्या लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू, देखिए 4 पाई कांस्टेंट है, और मैंने बताया था कि कभी भी एरर जो होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी होता है, किसी न्यूमेरिकल डिजिट के अंदर कोई एरर नहीं होता है। तो 4 पाई आई स्क्वायर जो है इसका कोई भी एरर नहीं होगा। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो सिर्फ L है, तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा L बाई एल इंटू 100 प्लस टी पे पावर है 2, पावर मल्टीप्लायर में आ जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 100। तो ऑब्वियसली ये पूरा टर्म जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, L% को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी का परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर रिप्रेजेंट करेगा। और ये पूरा टर्म हमें क्या देगा, G% दे देगा, और हमें यही फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, G% इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये आपको L% रेस्पेक्टिवली दे रखा है, लेंथ एंड टाइम पीरियड। तो L हमारे पास कितना है 1%, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस पावर है 2 और टी का हमारे पास कितना है 2%, तो इंटू आप 2%, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 1% प्लस 4% यानी कि 5%, यानी कि आपको जी का परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना निकल गया 5%। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और एक्चुअली क्या है इस पे देखिए, हम तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कराए हैं इस प्रोफाइल के, और कोशिश कीजिए इसी प्रोफाइल के यानी कि परसेंटेज रिलेटिव एरर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश, क्योंकि जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही अच्छा क्लियर होगा। और ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो हमने परसेंटेज रिलेटिव एरर के ऊपर ये जो दो डिफरेंट प्रोफाइल का मैंने क्वेश्चन कराया हूँ, 100% इसी प्रोफाइल का आपका जेई में भी, नीट में भी, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, जो क्लास 11 का बोर्ड का एग्जाम लिखोगे उसमें 100% आपका 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर केवल प्रैक्टिस करने का रिक्वायरमेंट है, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर एक बार आप अच्छे से समझ जाते हो और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट